सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं टर्मिनेटर डार्क फेथ की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे मूवीज को मैंने बहुत ही उम्दा तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी देख लेना। सो यार, अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म सीरीज के दूसरे पार्ट में हम सबने देखा कि कैसे बॉडीगार्ड टर्मिनेटर और सारा कॉनर मिलकर 1997 वाले टर्मिनेटर को मारते हुए स्काईनेट बनाने वाले टाइसन और उसकी कंपनी साइबरडाइन में पहुंचकर स्काईनेट का नामो निशान मिटा देते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है स्काईनेट अपना अस्तित्व हमेशा से बचाना चाहता था, इसीलिए वह डिस्ट्रॉय होने के पहले 2029 से ढेर सारे टर्मिनेटर को अलग अलग टाइम में पीछे भेजता है। पहला टर्मिनेटर सारा कॉनर को मारने के लिए आता है, तो दूसरा जॉन कॉनर को उसके बचपन वाले टाइम में उसे मारने के लिए आता है, जिसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से टर्मिनेटर और टर्मिनेटर द जजमेंट डे में देखा है। स्काईनेट के द्वारा टर्मिनेटर को अलग अलग टाइम में भेजने की कहानी पर ही टर्मिनेटर के बाकी के पार्ट्स हैं। स्काईनेट एक बार तो सारा कॉनर के बचपन वाले रूप को मारने के लिए भी टर्मिनेटर भेजता है, जिसकी कहानी टर्मिनेटर जेनेसिस में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। पर फ्रेंड्स, मेरे अनुसार टर्मिनेटर जेनेसिस की स्टोरी उतना ज्यादा दूसरे टर्मिनेटर के पार्ट से रिलेट नहीं करती है, जिस वजह से मैं इस पार्ट को यानी टर्मिनेटर जेनेसिस को एक स्टैंड अलोन मूवी मानता हूँ। टर्मिनेटर पार्ट 2 यानी जजमेंट डे में टाइसन को मार देने और साइबरडाइन कंपनी को तबाह कर देने के बाद सारा अपने बेटे के साथ चैन की छुट्टियां मनाना शुरू कर देती है। चूंकि 2029 से स्काईनेट ने अलग अलग टाइम में टर्मिनेटर को भेजा था, इसीलिए एक टर्मिनेटर इनकी छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ जाता है और जॉन कॉनर को मारता हुआ यहाँ से चला जाता है। जॉन कॉनर के मर जाने के बाद एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है और इस छोटी सी घटना से फ्यूचर में कई चेंजेस होते हैं। जैसे स्काईनेट की जगह रीजन नाम का एक सुपर कंप्यूटर आ जाता है और ह्यूमन को मारने की कोशिश करता है। क्योंकि इस वाले फ्यूचर में जॉन कॉनर नहीं होता है, इसीलिए मशीनों के विरोध में ह्यूमन को लीड करने वाली एक लड़की होती है, जिसका नाम होता है डैनी। रीजन नाम का सुपर कंप्यूटर पास्ट वाली डैनी को मारने के लिए रेव 9 नाम का एक टर्मिनेटर भेजता है, जो अब तक का सबसे एडवांस रोबोट होता है और जिसके पास ये क्षमता होती है कि वह अपने शरीर को अपने स्केलेटन से अलग कर सकता है, यानी लड़ाई के दौरान वह 2 पार्ट में विभक्त होकर के अपने एनिमी से लड़ सकता है। वही दूसरी तरफ फ्यूचर वाली डैनी अपने पास्ट वाले रूप को बचाने के लिए ग्रेस नाम का एक साइबोर्ग पास्ट में भेजती है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग साइबोर्ग की, तो ये आधे ह्यूमन और आधे रोबोट होते हैं, जिनके पास रोबोट की तरह पावर और ह्यूमन की तरह इमोशन होते हैं। हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग डियागो और डैनी नाम के 2 भाई बहनों को देख पाते हैं, जो मैक्सिको के एक फैक्ट्री में काम करते हुए अपने पिता के साथ यहीं पर रह रहे होते हैं। एक बार की बात होती है जब डियागो और डैनी काम करने के लिए फैक्ट्री में गए हुए होते हैं कि तभी डियागो के पिता के पास एक आदमी आता है, जो इससे बात करना शुरू कर देता है। आगे हमें पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि रीजन के द्वारा भेजा गया रेव 9 टर्मिनेटर है। यहाँ पर यह टर्मिनेटर डैनी डियागो के पिता से कुछ देर तक बातें करता है और फिर इन्हें मारता हुआ इनका रूप ले लेता है और फिर उस फैक्ट्री में पहुंचता है जहां पर डैनी और डियागो काम किया करते थे। अपने पिता को सामने देखकर ये दोनों अपने पिता के पास जाने की कोशिश करते हैं कि तभी पीछे से ग्रेस आ जाती है, जो इस रेव 9 पर लगातार हमला करके इसे गोलियों से जख्मी कर देती है और फिर डैनी के पास आकर कहती है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो प्लीज मेरे साथ चलो। पहले तो डैनी को ग्रेस की बातों पर यकीन नहीं हो पाता, पर जब वह अपने पिता के रूप लिए घायल रेव 9 को देखती है तब उसे यकीन हो जाता है कि शायद ग्रेस सही बोल रही है। इसके बाद वह ग्रेस के साथ यहाँ से निकल पड़ती है। इन दोनों को भागते हुए देखकर रेव 9 भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। रेव 9 से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ग्रेस लोहे का सरिया फेंककर इसे मारने की कोशिश करती है। एक सरिया तो इसके सीने में भी लग जाता है। चूंकि ये हाईली एडवांस रोबोट होता है, इसीलिए लोहे का सरिया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और यह खुद को 2 पार्ट में डिवाइड करता हुआ अपने पहले वाले सीने से लोहे के सरिया को निकालता है और फिर ग्रेस की तरफ फेंकता है। ग्रेस तो जैसे तैसे करके इस सरिया से बच जाती है, पर यह सरिया डियागो के सीने में लग जाता है और डियागो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसी वजह से इन सारे लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर रेव 9 अपनी गाड़ी से उतरकर इनके सामने बढ़ रहा होता है ताकि वह इन सारे लोगों को मार सके
कि तभी पीछे से सारा कॉनर आ जाती है और इस पर लगातार हमला करते हुए रेव 9 के स्केलेटन वाले रूप को दूर फेंक देती है। आगे सारा रेव 9 के दूसरे वाले शरीर पर लगातार हमला करके इसे भी घायल कर देती है। इसी क्रम में हम लोग ग्रेस को देख पाते जो डैनी को यहाँ से लेकर सारा की कार चुराकर भाग जाती है। भागने के क्रम में ग्रेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वह डैनी से कहती है कि मैं 2042 से आई हुई एक साइबोर्ग हूँ जिसे स्ट्रेंथ और कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है। अगर मुझे उस टाइप की मेडिसिन नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगी। आगे ये दोनों मेडिकल स्टोर पर जाते और वहाँ से कुछ जरूरी दवाइयाँ लेने के बाद ये दोनों सारा के फार्म हाउस पर पहुँचते हैं, जहाँ छोटी सी कन्वर्सेशन के दौरान सारा कहती है मुझे एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आता है जिसमें टर्मिनेटर कहां पर हमला करने वाले हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग लिखी हुई होती है और इस मैसेज के लास्ट में डू इट फॉर जॉन लिखा हुआ होता है। चूंकि मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसीलिए मुझे उस लोकेशन और टाइमिंग को फॉलो करते हुए वहां पहुंचना पड़ता है। जब भी मैं उस लोकेशन पर पहुंचती हूँ तो मुझे वहां पर एक टर्मिनेटर दिखता है और मैं उस टर्मिनेटर को मार गिराती हूँ। आगे सारा टर्मिनेटर के द्वारा जॉन कॉनर को मारने और सारा पर टर्मिनेटर के द्वारा अटैक करने की बात इन दोनों को बताती है। चूंकि इस टाइमलाइन में स्काईनेट एग्जिस्ट नहीं करता था इसीलिए ग्रेस इन दोनों को कहती है कि मैं 2042 से यहाँ पर आई हूँ। मेरे टाइम में रीजन नाम का एक सुपर कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है जो इंसानों को मारकर पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। मशीनों के साथ हुई एक लड़ाई में 2042 में मैं बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। मैं इतनी ज्यादा घायल हो गई थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए वहाँ के लोगों ने मुझे अपग्रेड करा और मुझे एक साइबोर्ग बनाकर यहाँ पर भेजा ताकि मैं इस टाइम में डैनी की जान बचा सकूं। आगे ग्रेस सारा के पास आए मैसेज को ट्रेस करती है जो टेक्सास की एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट होता है। इस कोऑर्डिनेट को देखकर ग्रेस चौंक जाती है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 2042 के लोगों के द्वारा बताए गए लोकेशन का कोऑर्डिनेट होता है जो इसके शरीर पर टैटू के रूप में उभारा गया होता है। दरअसल फ्रेंड्स जब ग्रेस 2042 से यहाँ आ रही होती है तो वहाँ के लोगों ने इस एक लोकेशन की कोऑर्डिनेट को इसके शरीर पर टैटू के रूप में उभारते हुए कहा था अगर तुम्हें उस समय में किसी के हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो तुम उस कोऑर्डिनेट की लोकेशन पर पहुंच जाना, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। आगे ये सारे लोग थोड़ी बहुत प्लानिंग करने के बाद मैक्सिको से टेक्सास के लिए निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में यूएस बॉर्डर पड़ता था। ये सारे लोग चोरी छुपे यूएस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी यूएस मिलिट्री वाले इन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। इसी क्रम में हम लोग रेव 9 को देख पाते हैं जो इन सारे लोगों को फॉलो करता हुआ जेल में पहुंचता है और यहाँ पर अच्छी खासी मार काट मचाने के बाद डैनी के पास आकर डैनी को भी मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे करके सारा और ग्रेस इसे बचा लेते हैं और फिर उस कोऑर्डिनेट की लोकेशन पर पहुंचते हैं जिनका पता इन्हें कुछ देर पहले चला था। यहाँ पर इन्हें एक घर मिलता है। जब ये सारे लोग दरवाजे को नॉक करके दरवाजा खुलवाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि एक टर्मिनेटर है जिसने जॉन को मारा था। इस टर्मिनेटर को देखकर जॉन की माँ सारा बहुत ज्यादा दुखी होती है और इस पर गुस्सा करके इसे मारने की कोशिश करती है, जिस पर ये टर्मिनेटर बहुत ज्यादा निराश होते हुए इससे कहता है जब फ्यूचर में स्काईनेट एग्जिस्ट करता था तब उसने पास्ट में बहुत सारे टर्मिनेटर को एक साथ भेजा था जिसमें केवल मैं ही एक ऐसा टर्मिनेटर था जिसने जॉन कॉनर को मारा था। जॉन कॉनर को मारने के बाद मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया और मैं यहीं पर समय में फंस गया। आगे यहीं पर रहने के क्रम में मैंने लव, रिलेशन, फेथ और दूसरे इमोशन के बारे में सीखा। इसी क्रम में मुझे एक औरत से प्यार हो गया जो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ थी। मेरी बीवी के बच्चों के साथ जब मेरी बॉन्डिंग अच्छी बनी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सारा कॉनर के बेटी जॉन कॉनर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है और सारा के साथ नाइंसाफी की है। जब से मुझे इस बात का गिल्ट हुआ है तब से मैं टर्मिनेटर की आने वाली लोकेशन को सारा के पास भेजा करता हूँ और खुद भी टर्मिनेटर मारने की कोशिश करता हूँ ताकि सारा की तरह कोई और दूसरा इंसान इसकी तरह प्रॉब्लम से न जूझ सके। मैं कायल नाम की आइडेंटिटी के साथ इस दुनिया में रह रहा हूँ। मुझे पता था कि सारा मेरे द्वारा भेजे गए मैसेज को इग्नोर करेगी, इसीलिए मैं उस मैसेज के लास्ट में डू इट फॉर जॉन लिखा करता था। आगे ये सारे लोग मिलकर रेव 9 को मारने का प्लान बनाते हैं। चूंकि
ग्रेस फ्यूचर से आई हुई होती है, इसीलिए इसे रेब 9 को मारने का प्लान पता होता है, यानी किस चीज से रेब 9 मरेगा इसे बखूबी पता होता है। आगे थोड़ी बहुत और बातचीत के दौरान ग्रेस इन सारे लोगों को बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनाइट की हेल्प से रेब 9 को मारा जा सकता है, जो अभी मिलिट्री के पास मौजूद होता है। यहाँ पर सारा कहती है कि मेरे कांटेक्ट मिलिट्री वालों से है, अगर मैं उन सारे लोगों के पास जाकर अगर थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करूंगी तो मुझे EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनेड मिल सकता है। आगे ये चारों लोग मिलिट्री के पास पहुंचते हैं और मिलिट्री से ढेर सारी रिक्वेस्ट करने के बाद इन्हें आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनाइट यानी EMP मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी इन सारे लोगों पर रेब 9 अटैक कर देता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है, जिनसे बचते बचाते हुए ये सारे लोग एक प्लेन में बैठ जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। प्लेन में ग्रेस डैनी को फ्यूचर में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में डिटेल में बताना शुरू करती है। यहाँ पर ये चारों बात कर रहे होते हैं कि इसी क्रम में हम लोग रेब 9 को देख पाते हैं, जो मिलिट्री ऑफिस से एक और प्लेन चुराता हुआ उस पर सवार होता है और इन सारे लोगों के पास पहुंचकर इन पर हमला करना शुरू कर देता है। काफी देर तक भागा दौड़ी और बमबारी करने के बाद आखिरकार रेब 9 इनके प्लेन पर हमला करके इनके प्लेन को एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन के पास क्रैश करवा देता है। ये सारे लोग जैसे तैसे करके प्लेन से बाहर निकलते हैं, जिसके दौरान इन सारे लोगों को पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनाइट ये सारे लोग अपने साथ ला रहे थे वो इसी क्रैश में डिसेबल या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सारे लोग जैसे तैसे करके हाइड्रो पावर स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं और यहीं पर EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनाइट को बनाने की कोशिश करते हैं कि इसी क्रम में इन सारे लोगों का पीछा करता हुआ रेब 9 यहाँ पर आ जाता है और इन सारे लोगों पर हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान रेब 9 काल से कहता है, मुझे केवल डैनी को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है, अगर तुम मुझे डैनी को दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। जिस पर काल नाम जवाब देता है और इसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इसी में ग्रेस भी काल का बखूबी साथ निभाती है और रेब 9 को मारने की कोशिश करती है। काफी देर तक लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये दोनों आखिरकार रेब 9 पर भारी पड़ते हैं और रेब 9 के कुछ पार्ट पुर्जों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनाइट को बनाएंगे और उसमें डालकर रेब 9 को मार डालेंगे। चूंकि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, इसीलिए कार्ल और ग्रेस मिलकर जल्द ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना लेते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा करने के बाद रेब 9 को उसमें ढकेल कर मारने की कोशिश करते हैं। पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रेब 9 का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता और केवल उसका लिक्विड वाला पार्ट यानी उसकी चमड़ियां ही उसके स्केलेटन से अलग हुई होती है। आगे रेब 9 का ये स्केलेटन जैसे तैसे करके खुद को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालता है और डैनी के पास जाकर उसे मारने की सोचता है, जिसके बीच में काल आ जाता है और इसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। आगे काल और ग्रेस मिलकर रेब 9 के इस स्केलेटन से लड़ते हैं और काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी वह इसे मारने में नाकामयाब होते हैं और आखिरकार ये स्केलेटन ग्रेस को घायल कर देता है। अपने आप को कमजोर पाता देखकर ग्रेस डैनी से कहती है, हम लोग इसे ऐसे आसानी से नहीं मार सकते, हमें इसे मारने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मेरे अंदर एक पावर सोर्स है, अगर तुम उस पावर सोर्स को निकालकर रोबोट के अंदर प्लांट कर दोगे तो उस पावर सोर्स की गर्मी से ये रोबोट पिघलकर मर जाएगा। जल्दी से तुम मेरे पावर सोर्स को निकालो और उसके अंदर प्लांट कर दो। ग्रेस की बात सुनकर डैनी ऐसा ही करती है और वह उसके पावर सोर्स को निकालती हुई काल को देती है और काल जैसे तैसे करके इससे लड़ता हुआ यानी स्केलेटन से लड़ता हुआ इसके अंदर पावर सोर्स को प्लांट कर देता है, जिसकी गर्मी से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये दोनों यानी काल और ये रोबोट दोनों यहीं पर मर जाते हैं। चूंकि डैनी ने ग्रेस के पावर सोर्स को निकाल दिया होता है, इसीलिए ग्रेस भी अब जमीन पर पड़ी हुई होती है, यानी शॉर्ट शब्दों में कहें तो वो मर गई होती है और इस लड़ाई झगड़े में केवल डैनी और सारा ही बचते हैं। चूंकि मशीनों के साथ होने वाली फ्यूचर की लड़ाई में इंसानों को डैनी लीड करने वाली होती है, इसीलिए सारा इसे अपने साथ ले जाती है और इसे तरह तरह से लड़ाई झगड़ा करना सिखाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं दूसरे टाइमलाइन यानी टर्मिनेटर 3 को अगले दिन एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप उस वीडियो की भी नोटिफिकेशन चाहते हो तो मेरे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।